देश में आज हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने देश को दुनिया में मेडिकल हब बना दिया है। लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं इधर अपना इलाज करवाने, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। अभी जो देश का नंबर 1 हॉस्पिटल है वो है दिल्ली का एम्स, न्यूज़वीक और दूसरी मैगजीन्स के अकॉर्डिंग 2478 बेड्स और सारी स्पेशलाइजेशन है इधर। मगर गवर्नमेंट इसे अपग्रेड करके देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बनाना चाहती है, 3000 और नए बेड्स ऐड करके, जिसमें लगेंगे लगभग 10,000 करोड़ रुपए। इसके बनने से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बन जाएगा। मास्टर प्लान रेडी है, बस काम शुरू होना बाकी है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अभी 3 साल पहले ही बना है, दिल्ली एनसीआर में ही, अमृता हॉस्पिटल नाम से 2600 बेड्स के साथ। इन सब के बारे में और कैसे अपोलो सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क बन पाया है देश में, कैसे चेन्नई को उसने इंडिया का हेल्थ केयर कैपिटल बनने में मदद की, इसके बारे में भी जानेंगे हम आगे। शुरुआत लेकिन करते हैं बेस्ट हॉस्पिटल से, एम्स। इसको टॉप में कंसीडर किया जाता है। इसकी कहानी अपने आप में काफी रोमांचक है, ये कैसे शुरू हुआ और आज कहां पर पहुंचा। 1956 में इसकी शुरुआत हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक्ट से एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आइडिया सिंपल था, इंडिया को एक ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट की जरूरत थी जो ट्रीटमेंट, रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन तीनों में वर्ल्ड क्लास हो। इसलिए इसे सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, पूरे इकोसिस्टम की तरह बनाया गया। मेडिकल कॉलेज, रिसर्च लैब, स्पेशलिटी सेंटर्स, ट्रॉमा, कैंसर, डेंटल, आई हॉस्पिटल सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे। कैंपस जो है इसका वो 213 एकड़ में फैला हुआ है और हर साल 50 लाख से ज्यादा लोग ओपीडी से गुजरते हैं, 2.5 लाख एडमिट होते हैं और लगभग 2 लाख सर्जरीज भी, मतलब काफी ज्यादा नंबर्स हैं ये। एजुकेशन साइड पर भी एम्स हर साल इंडिया के मेडिकल कॉलेज रैंकिंग्स में नंबर 1 आता रहा है। NIRF, इंडिया टुडे, आउटलुक सब इसको टॉप पे ही रखते हैं। यहाँ MBBS सीट्स भी लिमिटेड हैं, 132 हर साल की, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे सबसे टफ कंपटीशन होता है इसके लिए, लाखों लोग एग्जाम देते हैं। MBBS के अलावा MD, MS, DM, MCH, सुपर स्पेशलिटी, MSc और PhD प्रोग्राम्स भी चलते हैं यहाँ से। रिसर्च आउटपुट में भी ये इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में टॉप लेवल का है। एम्स के डॉक्टर सिर्फ पेशेंट्स नहीं देखते, बल्कि क्लिनिकल रिसर्च, नई ट्रीटमेंट्स और गाइडलाइंस बनाने में भी फ्रंट लाइन पर रहते हैं। कोविड टाइम में हमने जैसे देखा, वो मीडिया में, पॉलिसी में सब जगह और ज्यादा विजिबल हो गए थे। मास्टर प्लान जो है इसके रीडेवलपमेंट का, उसे फरवरी 2019 में यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया था। जब बना था ये 1950s में, तब ये सिर्फ टर्शरी केयर सेंटर था, मतलब सिर्फ कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स के लिए। मगर धीरे धीरे ये प्राइमरी केयर सेंटर में बदल गया और पेशेंट्स का नंबर भी कैपेसिटी से काफी ज्यादा ऊपर पहुंच गया। अब इतने पेशेंट्स इमेजिन नहीं किए थे उन्होंने। आज सिचुएशन ये है कि रोज लगभग 15,000 पेशेंट्स प्लस अटेंडेंट्स कैंपस में आते हैं, घंटों लाइनों में खड़े होना पड़ता है उनको, बेड्स मिलते नहीं है, बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हैं और हालत काफी खस्ता है ओवरऑल। इस मास्टर प्लान से इसी को मॉडर्नाइज करके कैपेसिटी बढ़ाना भी एम है। कुछ वर्टिकल एक्सपेंशन करके लैंड को रीऑर्गेनाइज करेंगे और नई बिल्डिंग्स और डिपार्टमेंट्स भी लाएंगे, ताकि ये अगले 20 से 30 सालों के लिए इक्विप हो जाए। 3000 और बेड्स ऐड होंगे, 10,345 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 2 फेजेस में बनने का प्लान है। फेज 1 4 सालों में पूरा होगा और फेज 2 6 सालों में। पेशेंट केयर, टीचिंग, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन सबको एक कैंपस में कंसोलिडेट करेंगे ईस्ट अंसारी नगर में, औरबिंदो मार्ग के ईस्ट साइड। रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जो हैं, डॉक्टर्स और स्टाफ के फ्लैट्स, उनको धीरे से ट्रॉमा सेंटर एक्सटेंशन साइड और दूसरे कैंपसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे वेस्ट अंसारी नगर में, ताकि मेन मेडिकल जोन में ज्यादा जगह मिले। जहां हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है, वहां वर्टिकल एक्सपेंशन करेंगे, मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड OPD बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ। इसके अलावा एक कन्वेंशन सेंटर, एक 40 कमरों का गेस्ट हाउस, 4,500 कमरों का हॉस्टल और 500 रेजिडेंशियल यूनिट्स कार पार्किंग के साथ भी बनाएंगे। टोटल 15 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा नया बिल्डअप एरिया बनेगा और वो भी नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो फैसिलिटीज तो इंप्रूव होंगी ही केयर के साथ और वेट टाइम काफी कम हो जाएगा। एक बात सोचने वाली है कि कितने भी बड़े हॉस्पिटल्स और बेस्ट डॉक्टर्स हों, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, कोई भी हेल्थ केयर इमरजेंसी किसी की भी लाइफ सेविंग्स खत्म कर सकती है। इलाज, दवाइयाँ, रिकवरी, हर चीज में काफी खर्चा आता है, इसलिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी बन जाती है आज के समय में। सबके पास अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति देखने को ना पड़े आपको। आज भी इंडिया में कई लोगों को लगता है कि हम तो यंग हैं या हेल्दी हैं, तो इंश्योरेंस की क्या जरूरत, या फिर जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। ये सोच गलत है और आपको बुरी तरह फंसा भी सकती है। स्टैट्स बताते हैं कि इंडिया में लगभग 70% लोगों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है, और इस वजह से जब फैमिली में कोई बड़ी इलनेस या एक्सीडेंट हो जाता है तो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा उनकी सेविंग्स को खा जाता है। देश में हेल्थ केयर स्पेंडिंग का 45% खर्चा लोग अपनी जेब से भरते हैं, क्योंकि या तो उनके पास इंश्योरेंस नहीं है या जो है वो काफी नहीं है।
हैं। अगर आपने भी अभी तक नहीं लिया है इंश्योरेंस या अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक एक्सपर्ट ढूंढ निकाला है जो है डिटो इंश्योरेंस, हमारे आज के स्पॉन्सर। इसमें आपको एक फ्री एक्सपर्ट कंसल्टेशन देंगे जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी चुनने में मदद करेंगे बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और स्पैम के। डिटो की वेबसाइट इजी टू अंडरस्टैंड है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं प्लान्स, पेपर वर्क और क्लेम प्रोसेस में भी सपोर्ट पा सकते हैं। डिटो काफी ट्रस्टेड है मार्केट में, जीरोधा बैक्ड और IRDAI सर्टिफाइड भी, और कोई स्पैम भी नहीं करते, आपको फियर और अर्जेंसी भी नहीं पैदा करते, बस बेस्ट एडवाइस देते हैं ताकि आप बेहतर डिसीजन ले सकें अपने और अपने परिवार के लिए। तो आज ही कॉल बुक करें उनकी वेबसाइट पर जाकर, नीचे लिंक दिया गया है वहां पर क्लिक करके। आजकल बहुत तरह के प्लान्स भी आ गए हैं, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, क्रिटिकल इलनेस कवर वगैरह। प्रीमियम्स कुछ हजार रुपए होते हैं हर साल के यूथ्स के लिए, पर जब कोई क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी लाखों का बिल भर देती है। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ICU का एक दिन का खर्चा 20 से 30 हजार रुपए तक हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सर्जरी 5 से 10 लाख तक। मिडिल क्लास के लिए ये पे करना काफी मुश्किल है बिना इंश्योरेंस के, इसलिए हेल्थ पॉलिसी होना काफी जरूरी बन जाता है। इंश्योरेंस लेते वक्त एक चेकलिस्ट का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोपे, उसका कोई क्लॉज अवॉइड करे जितना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 10 से 20% पेमेंट आपको करनी पड़ती है आउट ऑफ पॉकेट और बाकी कंपनी करती है, वो फुल 100% कवर नहीं देते। दूसरा, रूम रेंट। कई पॉलिसीज रूम रेंट को कैप कर देती हैं, जैसे 80% पे। तो अगर रूम रेंट कैप होता है तो सारे एक्सपेंसिव भी प्रोपोर्शनली कैप हो जाते हैं, यानी रूम में कोई भी चीज इस्तेमाल हो रही है सेम % पे कैप हो जाती है, तो आपको अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो वो प्लान चूज करें जिसमें रूम रेंट लिमिटेशन ना हो। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये सब इंक्लूड होगा, तो उसमें टेस्ट, डायग्नोस्टिक और डिस्चार्ज होने के बाद मेडिसिन वगैरह भी शामिल होंगी। ये भी चेक करें कि आपके प्लान में 30 से 60 दिन एडमिशन से पहले और 180 दिन उसके बाद इस सब का खर्चा कवर हो। चौथा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। चेक करें कि कंपनी एटलीस्ट 85% क्लेम्स जो है वो पास कर रही है। पांचवा, रेस्टोरेशन बेनिफिट है कि नहीं। अगर आपके फैमिली फ्लोटर में 20 लाख का कवर है और एक बंदे के इलाज में 15 लाख खर्च हो गए, तो उसमें सिर्फ 5 लाख बचेंगे पूरे साल के लिए। अगर दूसरी इमरजेंसी आ जाती है 5 लाख से ज़्यादा की, तो आपको जेब से खर्च करने पड़ेंगे। तो रेस्टोरेशन बेनिफिट से क्या होता है, एक बार कवर यूज होने पर वो 20 लाख दोबारा रिस्टोर हो जाते हैं। छठा है वेटिंग पीरियड। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे डायबिटीज, BP वगैरह में वेटिंग पीरियड यूजुअली 2 साल का होता है, पर कॉमन इलनेसेस जैसे डेंगू, मलेरिया, फीवर वो 24 से 30 घंटे में ही पॉलिसी परचेज करने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी होती हैं पॉलिसी लेते वक्त। एम्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, मगर कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो पेशेंट्स का इलाज करते हैं अच्छी फैसिलिटीज के साथ। वैसे ही एक सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बना है देश में, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी माना जाता है, 2600 बेड्स कैपेसिटी के साथ, 81 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, 64 हाईटेक ऑपरेशन थिएटर्स और 534 ICU बेड्स के साथ। हॉस्पिटल कैंपस भी एक दो नहीं बल्कि 130 एकड़ में फैला हुआ है और बिल्डअप एरिया 36 लाख स्क्वायर फीट का। अगस्त 2022 में इनॉग्रेट हुआ था और इसके पीछे माता अमृतानंदमयी मठ एक स्पिरिचुअल चैरिटेबल ट्रस्ट का हाथ है, इसलिए इसका नाम अमृता हॉस्पिटल पड़ा। एक डेडिकेटेड 7 स्टोरी रिसर्च ब्लॉक भी बनाई है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, ताकि नए ट्रीटमेंट्स और दवाइयां बना सके। इनका एम है बेहतर हेल्थ केयर अफोर्डेबल कॉस्ट में देना, और क्योंकि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है तो प्रॉफिट मोटिव सेकेंडरी है। इससे NCR में हेल्थ केयर कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। पहले लोगों के पास अपोलो, मैक्स या मेदांता ऑप्शन थे, अब अमृता भी एक मेजर ऑल्टरनेटिव बन के उभरा है। 6000 करोड़ रुपए लगे इसमें और 6 साल में बन गया, और ज्यादातर फंडिंग लोगों के डोनेशन से आई। आज तक कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के स्केल को मैच नहीं कर पाया है, मगर अमृता हॉस्पिटल ये चीज काफी करीब ले आया है और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को भी सिग्नल मिला कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ही एक सिंगल हॉस्पिटल से ज्यादा इंपैक्ट उस नेटवर्क का होता है जिसकी ब्रांचेस अलग अलग सिटीज में भी हों। अपोलो हॉस्पिटल्स ऐसा ही हेल्थ केयर नेटवर्क है, इंडिया का सबसे बड़ा। डॉक्टर प्रताप C रेड्डी ने 1983 में चेन्नई में पहला अपोलो हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, इंडिया का पहला फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जिसने हेल्थ केयर को एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दिया। आज 42 साल बाद अपोलो के पास देश भर में 74 हॉस्पिटल्स हैं, 10,400 से ज्यादा बेड्स, 13,000 डॉक्टर्स और 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी सर्व कर चुके हैं आज तक। सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं बल्कि Tier 2 सिटीज में भी फैल गया है ये। अपोलो के और वर्टिकल्स भी हैं, जैसे अपोलो फार्मेसी जो अब इंडिया की लार्जेस्ट फार्मेसी चेन बन गई है 5600 से भी ज्यादा स्टोर्स के साथ। इसके अलावा डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स, टेलीमेडिसिन सर्विसेज वो सब भी हैं। अपोलो की सक्सेस के पीछे कुछ की फैक्टर्स रहे हैं। सबसे पहला तो क्वालिटी हेल्थ केयर को इंडिया में ही डिलीवर करने का विजन। 1980s में कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज के लिए इंडिया में ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं थी, अब्रॉड जाना पड़ता था लोगों को जो अफोर्ड कर
सकते थे और बाकियों को अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के धक्के खाने पड़ते। अपोलो ने वो ट्रेंड रिवर्स करना शुरू किया। कॉम्प्लेक्स कार्डियक सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर केयर, इन सब में हाई स्टैंडर्ड सेट किए। अब तो अपोलो के पास साउथ एशिया का पहला प्रोटॉन कैंसर थेरेपी सेंटर भी है, जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इसने हेल्थ केयर को एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनलिज्म दिया, जहाँ पे बेस्ट डॉक्टर्स अच्छी सैलरी के साथ रखे, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स लाए, इंपोर्ट करके और पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करके ये दिखाया कि इंडिया में भी वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स अचीव किए जा सकते हैं हेल्थ केयर में। जहां पहले इंडियंस को बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए, अपोलो के बाद बाहर से लोग इंडिया आने लगे अपना इलाज सस्ते में करवाने के लिए। मेडिकल टूरिज्म का ग्रोथ भी एक बड़ा रीजन बना। इंटरनेशनल पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस मिला इनकी सक्सेस स्टोरी सुन के। अपोलो के हिसाब से 150 कंट्री से पेशेंट्स इधर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। इंडियन प्राइवेट हेल्थ केयर भी अब्रॉड में नाम कमा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्यूचर हेल्थ केयर डिमांड को हैंडल कर पाएंगे, और वो भी ठीक ठाक सर्विस के साथ। सिर्फ एम्स वगैरह नहीं, बाकी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी बात कर रहा हूँ मैं इधर। हालत तो काफी खस्ता दिखती है कई जगहों पर। एम्स में जैसे हमने बात की, लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। ओपीडी में खड़े होने के लिए मरीजों को सुबह 4 बजे लाइन में लग जाना पड़ता है। कई बार इमरजेंसी में बेड मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है जब तक कोई कॉन्टैक्ट ना हो हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में भी जनरल वार्ड्स हमेशा फुल रहते हैं। अपनी कैपेसिटी के दुगना या तिगना ऑपरेट कर रहे हैं ये। कई न्यूज आती है कि एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट्स लिटाए हुए हैं, तो ये पिक्चर कहीं भी पॉजिटिव संकेत नहीं देती। काफी लोगों के पास सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही एक ऑप्शन रह गया है। डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड और नर्सेज की कमी है, पेशेंट्स बहुत सारे हैं और इनको हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल नहीं पा रहा। अगर आज ये हाल है तो फ्यूचर में ये चीज और खराब हो जाएगी पॉपुलेशन और इनकी डिमांड बढ़ने से। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो रिकमेंड करता है कि हर देश में कम से कम 3 हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए हर 1000 लोगों के लिए। इंडिया के पास अभी एवरेज 1.4 बेड्स के करीब है, प्राइवेट प्लस पब्लिक मिलाकर, मतलब आधे से भी कम। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो ये रेशियो और भी कम हो जाता है। कई एडवांस देशों में तो ये नंबर और भी ज्यादा होता है, जैसे फ्रांस में 5 बेड्स हैं, जर्मनी में 7 और सबसे ज्यादा है जापान में 12 बेड्स पर 1000 पीपल। इंडिया से 10 गुना ज्यादा। तो हमें काफी कैचअप करने की जरूरत है इनसे। हालांकि मेट्रो सिटीज में सिचुएशन थोड़ी बेहतर है। दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों में 2 से 3 बेड्स पर 1000 पहुंच गए हैं, लेकिन रूरल और टियर 2 सिटीज में काफी बुरा हाल है। कहीं जिले ऐसे हैं जहां एक ही सरकारी हॉस्पिटल है पूरे डिस्ट्रिक्ट को सर्व करने वाला। लोगों को कितने किलोमीटर जाना पड़ता है उसके लिए। डॉक्टर पेशेंट रेशियो भी एक चैलेंज है। अभी लगभग 1 डॉक्टर पर 1200 लोग हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के, जो WHO के रेकमेंड 1 पर 1000 से नीचे है थोड़ा। 2030 तक उम्मीद है इंडिया इस टारगेट को रीच कर जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि उनको बेहतर सैलरीज प्राइवेट में मिल जाती है, तो उधर जाना प्रेफर करते हैं। और कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको इंडिया के बाहर कनाडा, US या यूरोप में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो वो वहां चले जाते हैं। हमारे पास एम्स, PGI, जिपमर जैसे कुछ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स तो हैं, पर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अभी भी काफी कम है। गरीब लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो गवर्नमेंट फैसिलिटी या तो पास में नहीं होती, या वहाँ पे इतना ज्यादा लोड होता है कि उन्हें प्राइवेट क्लिनिक की तरफ ही जाना पड़ता है। गवर्नमेंट इस गैप को फिल करने के लिए कुछ कदम ले रही है, जैसे 22 नए एम्स अप्रूव करना अलग अलग स्टेट्स में। उनमें से 6 फंक्शनल भी हो गए अभी, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में। बाकी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद है कि अगले 5 साल में ये सब भी खुल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, ताकि हर साल MBBS सीट्स भी बढ़ जाएं और नए डॉक्टर्स तैयार होने लगे। पिछले कुछ सालों में हर स्टेट में 8 से 10 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। बिहार जहां PMCH बन रहा है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वहां सरकार दूसरे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के बेड्स भी 1000+ कैपेसिटी तक एक्सपैंड कर रही है। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, फ्यूचर में डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ेंगी और कोविड जैसे पैंडेमिक्स भी आ सकते हैं दोबारा। तो उनके लिए रेडी रहना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लाकर और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक वगैरह को इम्प्रूव कर। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें, जहाँ छोटी बीमारियां इनिशियल स्टेजेस पे ही पकड़ी जाए और उनको ट्रीट किया जा सके लोकल कम्युनिटी क्लिनिक्स में ही। तो हॉस्पिटल्स में लोग कम जाएंगे और वहां लोड कम पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर काफी लो है इंडिया में अभी, सिर्फ 3.3% GDP का, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिलाकर। सिर्फ सरकार 1.9% लगाती है और बाकी 1.4% प्राइवेट से आता है। कंपेयर करें तो डेवलप्ड कंट्रीज 8 से 10% GDP तक स्पेंड करती हैं। जर्मनी का एग्जांपल है, वो 11.7%, फ्रांस 11.5% और जापान 11.4%। जब तक ये एक प्रायोरिटी नहीं बनेगी सरकारी एजेंसी
इमरजेंसीज में, तब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतनी ही खस्ता हालत में रहेंगे। पीठ से काम करना पड़ेगा हमें नए हॉस्पिटल बनाने में, मौजूदा फैसिलिटीज को एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करना, ज्यादा डॉक्टर्स नर्सेस ट्रेन करना, इंश्योरेंस स्कीम्स को और इम्प्रूव करना, ये सब बहुत जरूरी है अभी। अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो कौन सी सबसे बेस्ट सिटी है हेल्थ केयर में, तो चेन्नई का नाम सबसे ऊपर आता है। इसको बहुत सालों से हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका रीजन है कि इधर की फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि ना सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं इधर इलाज के लिए। देश में जितना मेडिकल टूरिज्म देखने को मिलता है, उसका 30 से 40% हिस्सा सिर्फ चेन्नई के कारण है अकेले। बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका से भी कई पेशेंट्स आते हैं इधर अपोलो, फोर्टिस, MIOT, संस्कारा नेत्रालय जो आई हॉस्पिटल है, उन सब में जाने के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में ट्रीट होने वाले लगभग 50% पेशेंट्स तमिलनाडु के बाहर से हैं। इसी की वजह से तमिलनाडु भी टॉप पे है मेडिकल टूरिज्म में, लगभग 15 लाख पेशेंट्स 70 से ज्यादा कंट्रीज से। काफी इंप्रेसिव फिगर है ये। चेन्नई का एडवांटेज है कि उन्होंने पहले से ही हेल्थ केयर पे फोकस किया है। पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी इधर आया और गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। बहुत सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स यहीं बेस्ड हैं और ट्रीटमेंट्स का कॉस्ट मुंबई, दिल्ली से थोड़ा कम है। इसके बाद दिल्ली NCR की बात करते हैं, यहाँ पे टॉप पब्लिक हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे और टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, जैसे एम्स देश का नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट है और मेदांता गुड़गांव में जो है वो नंबर 2 पे आता है। साल में लाखों पेशेंट्स एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल्स में आते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर की जैसे मैंने बात की, मेदांता गुड़गांव, अपोलो दिल्ली, मैक्स साकेत, फोर्टिस गुड़गांव, नोएडा जैसे बड़े चेन्स भी अपने फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं इधर। नॉर्थ इंडिया के हर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, खासकर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए। इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आने लगे हैं, खासकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट से। मुंबई की बात करें तो ये फाइनेंशियल कैपिटल होने के साथ एक मेडिकल हब भी रहा है हिस्टोरिकली। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसा रेनाउंड कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ मौजूद है। KEM, नायर, सियोन हॉस्पिटल जैसे पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट लोड काफी बढ़ गया है रिसेंटली। प्राइवेट साइड पे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, लीलावती, नानावती, ब्रीच कैंडी जैसे सारे एलीट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बड़े बड़े VIPs भी इलाज करवाते हैं। न्यूज़वीक के इंडियाज बेस्ट हॉस्पिटल 2025 लिस्ट में टॉप 10 में कोकिलाबेन हॉस्पिटल भी आता है, एम्स, मेडिसिटी गुड़गांव और अपोलो चेन्नई के साथ। मुंबई और पुणे रीजन में फार्मा इंडस्ट्री के कारण भी मेडिकल एक्सपर्टीज का सेंटर रहा है यहाँ। इन सब के सामने अभी भी चेन्नई इंडिया का हेल्थ कैपिटल है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है अभी। स्पेशल पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स, अफोर्डेबल गेस्ट हाउसेस हॉस्पिटल के पास, यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंसीज पैकेज भी देती है ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया की पॉपुलेशन और हेल्थ नीड्स को देखते हुए फ्यूचर में और बहुत काम करने की जरूरत है ताकि हेल्थ केयर सब तक पहुंच सके, वो भी अच्छी क्वालिटी वाली अफोर्डेबल दाम में। साथ ही हमारा देश एक ग्लोबल मेडिकल हब भी बन सके। हॉस्पिटल्स की संख्या और कैपेसिटी दोनों बढ़ाने की जरूरत है, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटी सिटीज और रूरल एरियाज में भी। सबसे पहले तो एवरेज 3 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन वाली WHO रेकमेंडेड लिमिट तक पहुंचना होगा हमें। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नए हॉस्पिटल्स बनाने होंगे। प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन भी एनकरेज करना होगा। हर रीजन में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स या अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होना चाहिए ताकि सबको ट्रीटमेंट के लिए मेट्रो ना भागना पड़े। बिल्डिंग्स के अलावा हमें डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस की आर्मी भी चाहिए। इंडिया में स्पेशलिस्ट की कमी है अभी। मेडिकल कॉलेजेस में जब सीट्स और बढ़ाएंगे तब ये हो पाएगा पॉसिबल। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप करने होंगे, जिससे जो नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं उनमें ट्रेन स्टाफ की कमी ना हो। साथ ही डॉक्टर्स को नई टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक सर्जरी, AI डायग्नोस्टिक्स की ट्रेनिंग मिलती रहे और नई रिसर्च पता चलती रहे उन्हें। इससे वो अपने ट्रीटमेंट्स को अप टू डेट रख सकेंगे। फ्यूचर हेल्थ केयर काफी हाईटेक होने वाली है। डिजिटल हेल्थ जैसे टेलीमेडिसिन से गांव-गांव तक सिटी के स्पेशलिस्ट की सलाह पहुंच सकती है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से पेशेंट का डेटा सब जगह एक्सेसिबल रहेगा ताकि दोबारा टेस्ट ना कराने पड़े। साथ ही AI बेस्ड टूल्स जो डिजीजेस डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरे, MRI एनालिसिस में, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा डॉक्टर्स की मदद करने के लिए, क्योंकि हमेशा एक्सपर्ट हर जगह नहीं मिल सकता और कभी कभार तो ये AI टूल्स एक्सपर्ट से भी बेहतर कंक्लूड कर सकते हैं किसको कौन सी बीमारी है या नहीं। ICU मॉडल्स भी, जहां एक सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल रिमोटली मॉनिटर करता है रूरल ICUs को, ऐसे इनोवेशन से फ्यूचर डिमांड हैंडल की जा सकती है। इसके साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस करना होगा। एक फ्रेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी को इस्तेमाल करने की भी जरूरत है हेल्थ केयर में हमें। हर बार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती, कई बार छोटे क्लिनिक से भी काम हो सकता है। इनको प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। इन पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। साथ ही लाइफस्टाइल डिजीजेस को रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स और मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन कैंपेन्स वगैरह को भी बढ़ाना पड़ेगा। अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हर स्टेज पर, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या वर्क प्लेस, हर जगह इसकी अवेयरनेस होगी तो लोग और अपनी हेल्थ पर ध्यान रखेंगे और कम बीमार होंगे। इंडिया ने कोविड वैक्सीनेशन जैसी मैसिव ड्राइव करके दिखाया है कि हम लार्ज स्केल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव कर सकते हैं।
वही जज्बा बाकी बीमारियों के प्रिवेंशन में भी लगाना होगा। जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, वैसे ही अब बाकी चीजों को भी कर सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म की भी बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंडिया बहुत पोटेंशियल रखता है। फ्यूचर में इसका लीडर बनने की क्षमता है। हर साल लगभग 20 लाख फॉरेन पेशेंट्स आते हैं और ये नंबर बढ़ रहा है 12% से। 2025 में एस्टिमेट किया गया है कि 1,60,000 करोड़ रुपए मेडिकल टूरिज्म से कमाएगी इंडिया और 2030 तक 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, यानी अभी से ट्रिपल से भी ज्यादा। गवर्नमेंट ने मेडिकल वीजा, एम वीजा प्रोसेस भी कुछ सिंप्लीफाई किया है। कुछ कंट्रीज के लिए वीजा ऑन अराइवल या फास्ट ट्रैक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया है ताकि उनको कम वेट करना पड़े और आसानी से आ सके। सबसे बड़ा प्लस जो है इंडिया में उनको आने का वो है कॉस्ट का। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी वेस्टर्न कंट्री से 1/5 या 1/10 कॉस्ट पर भी हो जाती है। जैसे एक हिप रिप्लेसमेंट इंडिया में $7,000 यानी 6 लाख रुपए तक हो जाता है, वही यूएस और यूरोप में $15,000 से $20,000 यानी 15 लाख रुपए लगते हैं। तो वो लोग इंडिया फ्लाई करके आए, अपना ट्रीटमेंट कराए और मिनी वेकेशन भी हो जाए, उसके बावजूद उनको जो टोटल खर्चा आएगा वो आधा होगा अपनी कंट्री के कंपैरिजन में, इसलिए वो यहाँ आना प्रेफर करते हैं। हार्ट बाईपास इधर $6,000 या 5 लाख रुपए तक हो जाता है, वही यूएस में $120,000 यानी 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। इसलिए वहाँ इतने लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं अगर उनके पास इंश्योरेंस ना हो तो। इसी रीजन से थाईलैंड, सिंगापुर भी मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है। इनमें इंडिया से ज्यादा लोग भी आते हैं। पहले मोस्टली लोग हार्ट सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आते थे इंडिया में। अब ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि IVF, सरोगेसी के लिए भी आने लगे हैं लोग। आयुर्वेदा, योगा, वेलनेस और मेडिटेशन के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में सफल रहे हैं। कितने हॉलीवुड एक्टर्स और बिजनेसमैन आते हैं इधर स्पिरिचुअलिटी की तलाश में और मेंटल वेलबींग के लिए। जैसे स्टीव जॉब्स आए थे उत्तराखंड या हिमाचल में, तो ऐसी कई और ऑर्गेनाइजेशन जो रिट्रीट भी ऑर्गेनाइज करती हैं। तो कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ साथ ट्रेडिशनल वेलनेस भी इसमें मदद कर सकता है। तो अगर एक 500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है तो 500 से 600 करोड़ रुपए का खर्चा आता है उसमें मोटा मोटा। तो सरकार तो इसे आसानी से बना सकती है और प्राइवेट कंपनीज भी बना सकती हैं बेहतर फैसिलिटीज के साथ। तो ये बात हो गई गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस की, लेकिन हम सिटीजन्स होकर क्या चीज कर सकते हैं, और वो है हमें रेडी रहना पड़ेगा। एक सेफ्टी नेट रखना ताकि कुछ भी हेल्थ इमरजेंसी आए तो उसे बिना सेविंग्स लूज किए निकल सके हम। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है सबके लिए। डिटो में अभी आप जाकर एक फ्री कॉल बुक करें और एक्सपर्ट से एडवाइस लें अपने लिए। इसके अलावा मैंने कुछ मैप्स रिलीज किए हैं अपनी वेबसाइट पर, ट्रांजिट, लिंग्विस्टिक और हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इस लिंक पे जाकर क्लिक करें और मैप को चेकआउट करें। अगर आप उधर से मैप को खरीदेंगे तो इस चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।